इस वीडियो में हम चैप्टर 6 के वर्कशीट 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के दोनों वर्कशीट के वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और इसके साथ एक और इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें कि मैंने अलजेब्रा का बेसिक समझाया था, वो वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है। सारा वीडियो मैथ वाले प्लेलिस्ट में है, वहाँ से जाके सारे वीडियोस को देख सकते हो। अभी तक मैंने डीएवी क्लास 6 के लिए जितने सारे वीडियोस बनाए हैं, सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हैं, वहाँ से जाके सारे वीडियोस को देख सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह डीएवी क्लास 6 के लिए वीडियोस आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें हमें बोला गया है कि राइट द एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ, मतलब जितने सारे यहाँ पे एक्सप्रेशन हमें दिए गए हैं सबको हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट होता क्या है, पहले उसका कुछ बेसिक जान लेते हैं। एक्सपोनेंट में सबसे पहले एक बेस होता है और उसके ऊपर एक पावर होता है। इस तरीके से हम लोग एक्सपोनेंट फंक्शन को लिखते हैं। जैसे कि x टू दी पावर 2, ये एक एक्सपोनेंट फंक्शन हो गया। x टू दी पावर 2 का मतलब ये हुआ कि x जो है खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x मल्टीप्लाइड बाई x। उसी तरीके से x पर पावर अगर 5 रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, x मल्टीप्लाई x ऐसे करके 5 टाइम्स हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हमें पूछा गया है और उसी को हमें आंसर करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे y 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो जब एक ही टर्म खुद से बार बार मल्टीप्लाई हो तो हम लोग उसको एक्सपोनेंट के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख देंगे y टू दी पावर 9, क्योंकि y खुद से 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। उसी तरीके से यहाँ भी हुआ है, p मल्टीप्लाई हो रहा है और वो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है और 21 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि p टू दी पावर 21 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1/2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो यहाँ पे देखो जो डिसिमिलर टर्म्स है वो सब तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, वो सब तो अलग अलग ही रहेगा। बट जो सिमिलर टर्म है वो सब एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे b और b मल्टीप्लाई होके b टू दी पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 b एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद a तो अलग ही रह जाएगा, c अलग ही रह जाएगा। तो इसको फाइनली हम लोग लिखेंगे हाफ a b टू दी पावर 2, b यहाँ 2 है ना, 2b मल्टीप्लाई हुआ है तो b टू दी पावर 2। उसके बाद c बच रहा है तो बगल में c लिख देंगे। एकदम सिंपल है। और इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a b टू दी पावर 2 एंड c डिवाइडेड बाई 2। सिंपल था। उसी तरीके से यहाँ भी है, एक कांस्टेंट हमें दिख रहा है और बाकी जितने सारे हैं सब लिटरल नंबर है, यानी कि वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे देखो a 3 टाइम्स a है, उसके बाद 2 टाइम्स b है, उसके बाद 1 टाइम ओनली c है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2, a है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो a टू दी पावर 3 हो जाएगा। b है 2 टाइम्स तो b टू दी पावर 2 हो जाएगा। और c है 1 टाइम तो c टू दी पावर 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 जो होता है पावर 1 हिडन होता है। अगर लिख भी दोगे तो गलत नहीं होगा, ऐसे भी सही होगा, नहीं भी लिखोगे तो भी सही होगा। तो यहाँ पे जो हमें गिवन था क्वेश्चन, उसका आंसर 2a³ b² और c टू दी पावर 1 हो जाएगा। इनके बीच में जो ये मल्टीप्लाई का जो सिंबल था ना वो हिडन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल हिडन रहता है। यही फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट है -6x y z। तो यहाँ पे देखो ये दोनों सिमिलर टर्म है y, तो ये हो जाएगा y टू दी पावर 2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -6x y टू दी पावर 2 एंड z तो अकेला है। नेक्स्ट है z 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। तो देखो हमने पढ़ा था इंटीजर में इसके बारे में कि अगर 2 नेगेटिव टर्म मल्टीप्लाई होता है तो आंसर पॉजिटिव में आता है। उसी तरीके से ये दोनों नेगेटिव भी मल्टीप्लाई होकर आंसर पॉजिटिव देगा। और उसके बाद इन दोनों पॉजिटिव को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के रिजल्ट को, तो फिर हमें फाइनल आंसर भी प्लस में मिलेगा। तो हमारा आंसर फाइनल प्लस में होगा। और यहाँ पे देखो z 4 टाइम्स है, मतलब z टू दी पावर 4। इसको हम लोग बिना सिंबल के भी लिख सकते हैं, z टू दी पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया कि -a मल्टीप्लाई हो रहा है 17 टाइम्स। तो यहाँ पे देखो आंसर जो आएगा प्लस में आएगा या माइनस में आएगा वो हमें सोचना है। तो हम जानते हैं कि अगर 2 नेगेटिव टर्म मल्टीप्लाई होता है तो आंसर पॉजिटिव में आता है ना। बट यहाँ पे कितना नेगेटिव टर्म है, यहाँ पे है 17 नेगेटिव टर्म्स। तो अगर हम इसमें से 2 नेगेटिव टर्म का पेयर बना दे तो सब पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन लास्ट में एक नेगेटिव टर्म बच जाएगा, है ना, क्योंकि 17 है। अगर ये इवन टाइम्स रहता, कोई भी इवन नंबर रहता यहाँ पे,
तो यहाँ पे फाइनल आंसर पॉजिटिव में आता है, बट यहाँ पे ऑड नंबर है इसीलिए यहाँ पे आंसर नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा माइनस में a⁴ है ना, -a⁴ इसका फाइनल आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3x 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 5 टाइम्स है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, उसके बाद इधर 3 3 जा 9, तो 27 × 9 कर देंगे इधर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे x 5 टाइम्स है, तो x⁵ भी कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 9 7 जा 63 और 9 2 जा 18 और 6 यहाँ पे हो जाएगा 24, 243 x⁵ इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से इन सारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। सिंपली हमें देखना है कि कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है और उसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देंगे, और नंबर जैसे मल्टीप्लाई होता है वो तो ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना था और यहाँ पे हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में दे दिया गया है और हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो उसी वही चीज़ हम लोग करेंगे। ए नंबर को जैसे है y⁵, इसका क्या मतलब हुआ y × y × y × y × y, ठीक है, 5 टाइम्स हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है x⁻10, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x⁻10 को x × x × x × x ऐसे करके 10 टाइम्स। अगर हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे तो भी अगर ऐसे लिख दें कि 10 टाइम्स तो भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 3/4 x²y z, तो इसको देखो एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, x यहाँ पे क्या है 3/4 x² y z, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 3/4 × x 2x है ना, x⁻2 है, तो ये हो जाएगा x × x, उसके बाद y × z, ये इसका फाइनल आंसर। उसके बाद इसको लिखते हैं, यहाँ पे है डी नंबर में a³ b² एंड c, तो यहाँ पे a 3 बार लिखेंगे हम लोग और मल्टीप्लाई करके b 2 बार लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके c 1 बार लिखेंगे। जितना पावर है उतने बार लिखना है। उसके बाद ई नंबर में है -a⁴, तो नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव वाले नंबर को ही बार बार मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। -a⁴ तो हम लोग ऐसे लिखेंगे -a × -a एंड मल्टीप्लाई -a, ये माइनस को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट है 2x⁻3, तो हम लोग को 2x को 3 बार लिखना है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। यहाँ पे हो जाएगा 2x⁻3 विल बी इक्वल टू 2x × 2x, इस तरीके से एक्सपेंड करना है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो 30 टाइम्स है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, -z × -z, हम लोग 30 टाइम लिखने नहीं जाएंगे एग्जाम में, हम लोग डॉट डॉट दे के लिख देंगे 30 टाइम्स, बस इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा -7 × p q 2 बार हो जाएगा, और उसके बाद r 3 टाइम्स हो जाएगा, r × r, इस तरीके से। तो यहाँ पे 3 पावर था इसीलिए इसको 3 टाइम लिख दिए, यहाँ पे 2 पावर 2 टाइम लिख दिए, यहाँ पे 1 पावर इसीलिए 1 टाइम लिखे। तो इसी तरह से हमें इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। इसमें हमें बोला गया है कि क्या ये जो पहला टर्म है और ये जो दूसरा टर्म है क्या दोनों सेम है, दोनों का एक्सपेंडेड फॉर्म सेम आता है। तो हम दोनों को एक्सपेंड करके देखेंगे, अगर सेम आया तो बोल देंगे यस दे आर सेम, नहीं आएगा तो बोल देंगे नो दे आर नॉट सेम। तो देखो सबसे पहले 3x⁻3 को एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे देखने में तो दोनों टर्म सेम लगता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, बस एक ब्रैकेट का डिफरेंस है। इसी ब्रैकेट के डिफरेंस के कारण दोनों का जो वैल्यू आएगा, एक्सपेंडेड वैल्यू आएगा, वो डिफरेंट आएगा। अभी हम लोग इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले इसको हम लोग एक्सपेंड करके लिखते हैं, ये क्या आता है, यहाँ पे दिया है 3x⁻3, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 3x और 3x हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और जो दूसरा टर्म है यहाँ पे क्या है 3x⁻3, इसका मतलब ये हुआ कि 3 अलग है और x बार बार मल्टीप्लाई हुआ है 3 बार, ठीक है, x इस तरीके से। तो इसका ये मतलब हुआ कि दोनों का वैल्यू, फाइनल वैल्यू जो होगा डिफरेंट आएगा। यहाँ पे एक्सपेंडेड वैल्यू भी दिख रहा है कि दोनों का डिफरेंट है, फाइनल वैल्यू भी अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट आएगा। यहाँ पे देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 27x⁻3, और बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो वही रह जाएगा 3x⁻3। तो दोनों केस में क्या आया, फाइनल वैल्यू भी डिफरेंट आया और एक्सपेंडेड वैल्यू भी डिफरेंट आया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नो दे आर नॉट सेम।
4 नंबर में हमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के कोफिशिएंट पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि कहीं पे कोई टर्म लिखा है 3x², अगर हमें पूछा जाए कि x² का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट का हिंदी होता है गुणक, तो यहाँ पे x² किससे मल्टीप्लाई हुआ है वो बस हमें बता देना है। तो x² इज मल्टीप्लाइड बाई 3 हेयर, तो इसीलिए x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लो ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया रहे 3xy, यहाँ पे हमें बोला जाए कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो हम देखेंगे कि y के साथ यहाँ पे क्या कौन सा टर्म मल्टीप्लाई हुआ है। तो y के साथ देख सकते हो कि 3x मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए y का कोफिशिएंट हो जाएगा 3x विल बी द कोफिशिएंट ऑफ y। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कि है 3x²y, यहाँ पे हमें पूछ दिया गया कि xy का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे तो xy कहीं दिख नहीं रहा है, x² है, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा 3xy, ठीक है, ये x⁴ है ना, तो यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो यहाँ पे xy का आप देख सकते हो कि कोफिशिएंट क्या है, xy का कोफिशिएंट हो जाएगा 3x, यही चीज़ हमें बताना पड़ेगा अगर हमसे पूछा जाए। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले पूछा गया है कि x × 2x, 2x में x का कोफिशिएंट क्या है वो हमें पूछा गया है। तो देखो 2x में x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, एकदम सिंपल था। उसी तरीके से a का कोफिशिएंट हमें बताना है -9a में, तो a के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे -9, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -9, एकदम सिंपल था। यहाँ पे देखो c नंबर में हमें बोला गया कि y का कोफिशिएंट बताइए इन दिस टर्म, तो इस टर्म में देखो y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट हो जाएगा 4x, एकदम सिंपल था। यहाँ पे हमें b का कोफिशिएंट बताना है, b किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b को छोड़ के बाकी जो है उसी से तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो b को छोड़ के यहाँ पे देखो -8a इधर है और c इधर है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -8ac, यही b का कोफिशिएंट है इस वाले टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a का कोफिशिएंट बताओ -a में, तो -a को अगर हम लोग एक्सपेंड करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई a, और हमें a का कोफिशिएंट बताना है, तो a किससे मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, तो यहाँ पे देखो इसका आंसर हो जाएगा -1, -a में a का कोफिशिएंट क्या है -1 है। उसके बाद यहाँ पे हमें z का कोफिशिएंट बताना है, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 4/3 है, 4/3 ही z से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² का कोफिशिएंट हमें बताना है, तो x² देखो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4y से, तो इसका आंसर हो जाएगा 4y, एकदम सिंपल था। नेक्स्ट y का कोफिशिएंट हमें y में ही बताना है, तो देखो इसमें y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाले टर्म में, तो यहाँ कुछ तो दिख नहीं रहा है कि y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब यहाँ पे छिपा हुआ है 1, तो हम लोग इसमें y का कोफिशिएंट 1 को बता देंगे, ठीक है, कहीं कुछ नहीं है तो 1 तो रहता ही है ना। एडिशन में अगर हम लोग देखें तो 0 छुपा रहता है, +0 कहीं भी लिख सकते हैं, और अगर मल्टीप्लिकेशन में देखें तो ×1 हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन में हमें a का कोफिशिएंट बताना है, तो यहाँ पे देखो a के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर हाफ है माइनस में, और उसके बाद इधर b² है, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -1/2 b², यही a का कोफिशिएंट हो गया, एकदम सिंपल था। इसमें अब हमें z का कोफिशिएंट बताना है, तो z देखो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो साफ साफ दिख रहा है, तो इसमें z का कोफिशिएंट हो जाएगा y। ये इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें इस स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कि ये जो स्टेटमेंट जिस नंबर को इंडिकेट कर रहा है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। देखो नंबर ऑफ मैंगोज इन 1 डजन मैंगो, ठीक है, 1 डजन अगर हम लोग मैंगो निकालें तो उसमें क्या नंबर ऑफ मैंगो फिक्स होगा या हर बार अलग अलग आएगा। तो 1 डजन का जब भी हम लोग बात करेंगे तो 1 डजन मतलब हर बार 12 ही आएगा, ये फिक्स है, इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखो बोला गया है नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स इन ए मीटर, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या बदलता है, कभी हमेशा फिक्स रहता है ना, इसीलिए इसको हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट, ठीक है, CONSTANT, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लेना। तो ये हो गया कांस्टेंट। उसके बाद देखो टेम्परेचर इन अ डे, दिन का अगर हम लोग टेम्परेचर देखें, तापमान देखें, तो क्या वो फिक्स रहता है, नहीं फिक्स रहता है, हर बार हर समय के साथ साथ वो बदलते रहता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल, ठीक है,
ये वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल। उसके बाद देखो डिग्रीज इन राइट एंगल, राइट एंगल का डिग्री कितना होता है? राइट एंगल का जब भी हम बात करें तो वो हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। क्या वो फिक्स रहता है या वेरी करता है? तो वो तो फिक्स रहता है, 90 से ज़्यादा या कम कभी नहीं होगा राइट एंगल का वैल्यू, तो इसको हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट। सिंपल था। उसके बाद देखो यहाँ पे बोला गया डिग्रीज इन अ एक्यूट एंगल। अगर हम लोग एक एक्यूट एंगल को देखें तो क्या उसका डिग्री जो होता है, मेजरमेंट डिग्री में जो होता है, क्या वो फिक्स होता है या वेरिएबल होता है? तो एक्यूट एंगल तो हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ 20 डिग्री ही एक्यूट होगा या 30 डिग्री ही एक्यूट होगा, वो वेरी करते रहता है। ठीक है, एक्यूट एंगल का रीजन होता है कि वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल को हम लोग एक्यूट बोलते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी हो सकता है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल, ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेज इन फरवरी। फरवरी के महीने में नंबर ऑफ डेज क्या फिक्स रहता है या वेरी करता है? ये तो वेरी करता है, क्योंकि हर 4 साल के बाद ये 29 डेज हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग लिखेंगे वेरिएबल, फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल। अप्रैल में जो डे होता है, नंबर ऑफ डे होता है, वो 30 होता है, और वो चाहे लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो हमेशा फिक्स रहता है, वो 30 ही रहता है, कभी नहीं बदलता है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में है नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। क्या मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ लेटर्स कभी चेंज होता है? नहीं होता है, जितना लेटर अभी है उतना ही लेटर कल भी होगा, परसों भी होगा, और अगर हम लोग पास्ट में देखें तो उतना ही लेटर था। इसका मतलब ये भी कांस्टेंट हुआ, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कांस्टेंट। हमें बस समझना है इसमें कि जो हमें टर्म दिया गया है, जिस नंबर को हमें इंडिकेट किया गया है यहाँ पे, वो कांस्टेंट है, हमेशा फिक्स रहता है या वेरी करता है। अगर कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट लिखना था, अगर फिक्स नहीं होता, वेरी करता होता, तो यहाँ पे वेरिएबल लिखना था। 6 नंबर में भी हमें कोफिशिएंट ही लिखना है, जैसे कि हमने 4 नंबर वाले क्वेश्चन में किया था, बट इसमें हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है, मतलब जो नंबर वाला पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे देखो नंबर वाला पार्ट 2 है सिर्फ, तो इसीलिए यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा 2। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसमें देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 3 है इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इसमें देखो इसमें 1/4 है। अब यहाँ पे पावर 2 है, ये नंबर है तो इसको भी मत लिख देना, ये पावर x पर है, इसलिए ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं होता है। कोफिशिएंट मतलब मल्टीप्लायर, पावर नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसका क्या है? a मतलब क्या हो गया? a मल्टीप्लाई 1 तो हिडन रहता है, मतलब इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया 1। ठीक है, यहाँ पे इक्वल मत करना। उसके बाद यहाँ पे क्या है इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट? देखो यहाँ पे हिडन है -1। ठीक है, तो यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा -1। उसके बाद इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो 3 हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा 4/3। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है, नंबर तो 1 तो होता ही है मल्टीप्लाई में। उसके बाद यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है तो -1 हो गया। यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है तो -1। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल कोफिशिएंट किसी भी फंक्शन का, किसी भी एक्सप्रेशन का लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस वर्कशीट के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आई होप सारा क्वेश्चन जो भी मैंने एक्सप्लेन किया सब अच्छे से समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर देना, और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए वर्कशीट के साथ, बहुत सारे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।